अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सैयद के साथ। नाजरीन, एक बड़ी परेशान कुन डेवलपमेंट है और वो है बनू कैंट में। उधर एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिस है पुलिस का, जिधर टीटीपी के मिलिटेंट्स को रखा गया था और उन्होंने उधर से कुछ निकलने में कामयाब हो गए और जो अमला है उसको उन्होंने यरगमाल बना लिया है। और इस हवाले से हम एजाज़ सैयद से बात करेंगे और मज़ीद चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो जनरल बाजवा के दिफा में आ गए हैं और उससे एक बहरानी कैफियत दोबारा से बन गई है कि क्या काफ लीग से मतलब चौधरी परवेज़ लाई का ग्रुप जो है वो इमरान खान के साथ चलेगा या कि इमरान खान उनके साथ चलेंगे या कि कोई कोई और आपस में रस्ते जुदा हो जाएंगे। तो इन दोनों मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। एजाज़ सैयद, ज़रा बताएं कि उधर क्या सूरत हाल है इस टाइम। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उमर चीमा साहब, आज 18 दिसंबर है, 2022 है। शाम 4 बजे बन्नू कैंट के अंदर सीटीडी का एक दफ्तर है, जो कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो मिलिट्री है और जो पुलिस है, ये इनका जॉइंट इंटर्नमेंट सेंटर कह लीजिए कि ठीक ये है। जॉइंट है। जहाँ पर सीटीडी के भी लोग होते हैं, लेकिन हमारे जो बाकी जो फ़ौज है उस मुतलका उसके इदारे के लोग वो भी होते हैं। तो वहाँ पर सिंगल स्टोरी ये इमारत है और उसमें तकरीबन 12 बंदे रखने की गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ पर 35 लोग थे। ठीक है। 35 के करीब जो मुख्तलिफ जगहों से गिरफ़्तार किए गए थे मुश्तबा दहशतगर्द, उनको लाकर वहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर जो अमला था वो 7 के करीब अमला था, जो कि इनको गार्ड, इनकी सिक्योरिटी कर रहा था। जो कि पूछगिछ के लिए जो अमला था वो उससे भी कम था, 2-3 थे वो बंदे। तो आज 4 बजे सूबेदार मेजर हैं खुर्शीद, और वहाँ पर एक कैप्टन साहब भी हैं, वली, कैप्टन वली नाम है उनका, वो भी थे। तो इन लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ था। वहाँ पर माल खाना है, मुतलका जो सिक्योरिटी के लोगों उनको काबू में करके ज़ख्मी किया, फिर माल खाना जो जहाँ पर असला वगैरह था उसको कब्ज़ा किया। कुछ 3 के करीब जो लोग हैं, एक हवालदार साहब हैं, एक सिपाही हैं और एक कैप्टन साहब हैं, कैप्टन वली जिनका नाम मैंने बताया, उनको ज़ख्मी किया इन्होंने। और इनके जो बाकी साथी हैं, 7-8 साथी जो कि सिक्योरिटी के ऊपर थे, उनको और सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम को इन्होंने यरगमाल बना लिया। और फिर उन्होंने चीमा साहब ये किया कि मेरी इतलात ये है कि इनमें से जो कुछ लोग हैं वो कंटोनमेंट में निकल गए, लेकिन कुछ ने कहा कि हम मुकाबला करते हैं। और उन्होंने एक गवर्नमेंट को पैगाम भी दिया, एक वीडियो बना ली कि जी हम हमारे कब्ज़े में ये लोग, हमें अफ़गानिस्तान जाने का जो सेफ़ पैसेज दिया जाए, नहीं तो हम हमारे पास जो लोग हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जो ही ये वाक़या हुआ, जो ही हुकाम को इस बात की इतला मिली, उन्होंने पूरा जो कंटोनमेंट है उसको एक तो कॉर्डन ऑफ किया है। दूसरा, पर्टिकुलरली ये जो एरिया है जहाँ पर ये सीटीडी का दफ्तर है, उसको कॉर्डन ऑफ किया है। वहाँ पर कंटोनमेंट के इलाके में कुछ जगहों से फायरिंग की इतलात भी आई हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसकी 2 कंपनियों को बुलाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर वो भी आए हैं। तो हुकूमत जो है इनसे बातचीत कर रही है, और बातचीत भी कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि इन जो लोग ज़ख्मी हुए उनको रिलीज़ करवाए। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो इट विल टेक टाइम। मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे कोई ऑपरेशन भी होगा। गेज किया जाएगा और उसके बाद शायद ऑपरेशन भी हो। तो ये सूरत हाल है और बड़ी बुरी सूरत हाल है। मैंने पूछने की कोशिश की कि कोई बड़े जो लोग हैं इसमें वो थे, तो मुझे बताया गया कि कोई बड़ा नामी ग्रामी कोई मिलिटेंट तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि ये ज़्यादातर जो लोग थे वो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। और आप ये देखिए कि ये मुतालबा भी क्या कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जाने कि दिया हमने जाए। अफ़गानिस्तान जाना। और फिर जो इन्होंने वीडियो बनाई है, जो हम एयर नहीं कर पा रहे, नहीं एयर कर रहे, उसमें भी वो फ़खरिया अंदाज में बता रहे हैं कि हमने कल रात को ख्वाब देखा था और हमने ये करना था, हमने अटैक करना था, हमने अटैक किया, और अब अगर हमें सेफ पैसेज ना दिया जाए, ना दिया गया, तो फिर हम इनको कत्ल कर देंगे। तो ये लुबे लबाब है इस कहानी का।
और ये जो टीटीपी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ है, जनरल फैज़ हमीद जब ट्रांसफ़र हुए हैं उससे पहले आपको पता है कि एक पीस का मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उस मुज़ाकरात के हवाले से नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा जो है उसने भी लिखा है कि जो मुज़ाकरात की वजह से और जो अमरीकी इनखला है अफ़गानिस्तान में उसकी वजह से जो टीटीपी है उसने अपना ज़ोर पकड़ा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो आजकल सूरत हाल है वो भी हमारे सामने, और हम पहले भी हमारी नाजरीन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए कि हमारी गुज़िश्ता एक वीडियो मौजूद है जिसमें हमने तफसील से जिक्र किया हुआ कि इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक लिमिटेड वॉर की सूरत में है, और वॉर वेज तो टीटीपी ने की है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इस टीटीपी की जो सपोर्ट है या शेल्टर जो है वो अफ़गानिस्तान से मिल रहा है। तो चीमा साहब 115 के करीब पुलिस एहलकार हैं वो आज तक जाँ बहक हो गए हैं 11 महीनों में। बहुत इसी तरह फ़ौजी एहलकार भी वो भी जाँ बहक हुए हैं, और आम शहरी वो भी शहीद हुए हैं। तो ये सारे लोग शहीद हुए हैं। जो टारगेट किलिंग हुई है पुलिस की बहुत ज़्यादा, लेकिन पुलिस जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उसको पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि वो जवानमर्दी से लड़ रही है, और बावजूद तमाम तर कुर्बानियों के और बावजूद इसके कि जो सूबाई हुकूमत है वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रही, वो तो सियासत पे बिजी है। वो सियासत में बिजी है। जो आईजी मौज़म जहाँ हैं वो और उनकी पूरी टीम जो एक कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक तमाम लोग बड़ी जवानमर्दी से काम कर रहे हैं। जो वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग हैं जो काउंटर टेररिज्म में लगे हुए हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सैड एजाज, लेकिन अब देखें ना, हम अभी बातें क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं जी कि असम्बलियाँ तोड़ दें। अच्छा, असम्बली तोड़ने के लिए आपके लिए कोई एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जिसमें आप बताएं कि अब जो है एक ऐसी क्योस लाइक सिचुएशन है कि जिसमें मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अपना मैंडेट खो बैठी है। तो वो जो अपने आप को समझते हैं कि हम पॉपुलर हैं, वो इस टाइम वो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। और ये सूरत हाल देखें, हालांकि ये वो वाली सूरत हाल है कि जिसमें बाज़ औक़ात एक टर्म को एक्सटेंड कर दिया जाता है कि ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी लगा दी हाँ जाती है। हाँ। और इमेजिन करें कि अगर इस मौजूदा सिचुएशन में अगर इलेक्शन होते हैं केपी में होगा क्या। ठीक है, ठीक बात। अच्छा, और ये एजाज़ एक तो ये वाक़या हो गया ना इस टाइम अनफॉर्चुनेटली, और अफसोस के साथ जो पुलिस है वो एक फ़र्स्ट टारगेट है। आर्मी भी है, लेकिन यह है कि आर्मी हर जगह पर मौजूद नहीं होती, पुलिस जो है वो आपको हर जगह पर मिल जाती है। कल रात उन्होंने लकी मरवत में अटैक किया है ग्रेनेड के साथ, और थाने में जाके थाने में टारगेट किया, और उसमें 4 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं और 4 जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। कोई 1-2 दिन पहले उधर वो कोई एक टावर था, ये जो होता है ना मोबाइल फ़ोन्स वाला, वो उन्होंने उधर से उसको तबाह किया है। वज़ीरिस्तान में उन्होंने अटैक किया है, डेरा इस्माइल खान में अटैक किया है, पुलिस फ़ौज की चौकियों पर अटैक किया है। कोई 2-3 दिन पहले उन्होंने ये वज़ीरिस्तान में फ़ौज की चौकी पर अटैक किया है। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि जब हम तालिबान की बात करते हैं, अफ़गान तालिबान की, अगर मैं इसको स्ट्रेटजिकली बात करूं, ठीक है, हम एक सवाल आता है ज़हन में कि भाई तालिबान जो है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान। तो मुझे एज आ जो एक दूर बैठे ऑब्ज़र्वर के तौर पे मुझे नज़र आता है उनके पास भी जो चॉइसेस हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। वो क्या हैं कि होता क्या है, यानी कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इधर जो आपने किसी को ज़रा एलिमिनेट करना है ना पॉलिटिकली, या एक सीन से आपने हटाना है, तो उसका तरीका ये है कि आप एक ज़्यादा एक इंतहा पसंद वर्जन ले आएँ। तो वो इंतहा पसंद वर्जन जो है वो दाइश का है जो उधर अफ़गानिस्तान में है। अब वो मैं अभी देख रहा था, वो खुरासान डायरी जो है, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि उन्होंने उनका एक उनके साथ एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है ISK के साथ, जो दाइश खुरासान है, कि उन्होंने कोई एक 73 पेज का कोई एक ना बुकलेट इशू किया है। ठीक है, अच्छा, और उस बुकलेट में वो तालिबान को और जो मगरबी हुकूमतें हैं उनको मिला रहे हैं, ब्रैकेट कर रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तालिबान जो है ये जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं, और जमहूरियत का मतलब है कि वो एक मगरबी निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये उनसे बातें करते हैं, ये उनसे डिक्टेशन लेते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि जो तालिबान है उनके लिए क्या होगा कि उनका जो एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसको फिर वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फैसिनेट करती हैं।
तो लिहाजा अब उनके लिए भी ऐसा मॉडरेट होना मुमकिन नहीं रहा। उमर चीमा साहब, जो अफ़गान तालिबान है ना, वो दबे लफ्ज़ों में उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान दाइश की हिमायत कर रहा है। हाँ, वो भी कहते हैं, बल्कि मुझे तो पता चला है कि उन्होंने डोजियर जारी किए हैं ठीक। कई दफ़ा, यानी कि उन्होंने, वो कहते हैं जी कि जो दाइश है उसकी जो परवरिश है या सपोर्ट है पाकिस्तान से मिल रही है, वो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिल रही हो। ठीक बात। ठीक है, यानी कि वो ये है कि इधर से उनको एक ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है, इधर से लोग जा रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, वो इंडिया से भी उनको मिल रहा है, वो श्रीलंका से मिल रहा है, बांग्लादेश से मिल रहा है। मैं अभी साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। दाइश तो उमर एक ग्लोबल फिनोमेना है ना। हाँ। ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर जो फायरिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो तालिबान की तरफ से बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हुई है, हमारे सफ़ीर के ऊपर हुआ है, तो उसके ऊपर वो जो दबे लफ्ज़ों में बात क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को पैगाम क्या है, वो कह रहे हैं जी ठीक है, आप भी तो हमारे उधर दाइश को सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो बाकी जगहों से तो होता है, लेकिन पाकिस्तान को वो टारगेट कर रहे हैं। असल बात ये तो है। इस सिचुएशन में ये जो दाइश और अफगान तालिबान की जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें टीटीपी जो है वो बेनिफिशरी भी है। बिल्कुल ठीक बात। कि इस मौके पे जो अफगान तालिबान है वो टीटीपी से मुकम्मल तौर पे उनको डिसोसिएट भी नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो वो दाइश की तरफ चले जाएंगे। ये एक बड़ी एक ऑकवर्ड चॉइस है ना। हमको अगर उनकी नज़र से भी देखें ना, मसला ये है कि हमारी ऐनक तो सब ने नहीं पहनी हुई है, इस तरह मसले हल नहीं हो जाने। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन को समझेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि गुस्सा किस पे करने की ज़रूरत है, और कौन अपनी जगह पे वो कितनी उसकी मजबूरी है और कितनी शरारतें कर रहा है। और एट द सेम टाइम उमर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ट्रेड भी कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को जो बीमार होते हैं उनको वीज़ा भी देता है, पेशावर में आके इलाज होता है, कोयटा में इलाज होता है। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान को जो आम शहरी हैं उनको तो ह्यूमैनिटेरियन इमदाद ज़रूर देनी चाहिए, इंसानी बुनियादों पर वीज़ा देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को तालिबान को समझाने के लिए मेरे ख्याल में ये जो ट्रेड वाला पता है ना, इनको खेलना पड़ेगा, ट्रेड इनको सस्पेंड करनी पड़ेगी। आप देखिए डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 225 के करीब है, और वहाँ पर डॉलर जो है वो मुनासिब कीमत के ऊपर है, वहाँ पर उन्होंने इकॉनमी अपनी बनाई हुई है, और अगर वो अपनी इकॉनमी को कायम कर जाते हैं तो फिर उन्हें पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने एक जो मॉडल कायम कर लेना है। उन्होंने जिस तरह ईरान ने देखे ना, पूरी दुनिया से कट के उन्होंने एक अपनी इकॉनमी तो बनाई, तो अब वो तालिबान ये चाह रहे हैं कि हम अगर दुनिया हमें रिकग्नाइज़ नहीं करती, पाकिस्तान भी रिकग्नाइज़ नहीं करता, तो अगर हमारी तजारत हो रही है, हमें पैसे आ रहे हैं, डॉलर की कीमत हमारे कंट्रोल में है, तो हमें दुनिया की क्या ज़रूरत है। और जब उन्हें दुनिया के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगी तो वो और रूथलेस होगी। ये नहीं है वैसे कि दुनिया पे उनकी डिपेंडेंस नहीं है, मसला ये है कि उनके पास चॉइसेस कितनी है। ठीक है। तो आपकी जो एक चॉइस होती है ना एंड पे, वो ये होती है कि हम सर्वाइव किस तरह कर सकते हैं। अगर उससे आप बढ़ सकते हैं तो फिर तो ये होता है कि हम इधर कोई इंडस्ट्री आए, इन्वेस्टमेंट आए, उसके साथ हम भी कोई इम्प्रूव करें। मेरा ये ख्याल है, यानी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी मैंने आपको बात बता रहा हूँ ना, कि तालिबान भी तो ये कहते होंगे ना कि हमें ये दाइश से कौन बचाएगा। ठीक है। जिस तरह हम तालिबान को कहते हैं कि टीटीपी से हमें कौन बचाएगा, इसको कंट्रोल करें, तो उनकी भी तो एक टीटीपी है ना, और वो टीटीपी दाइश है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसे इनकी कोई अपने लेवल पे अंडरस्टैंडिंग भी है, कोई इनको शायद ये बताते भी होंगे कि हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं कि हमने अपने लोगों को एक अपीज़ भी करना है, और जो एक स्पेस क्रिएट हुई है वो जिस तरीके से वो अब ड्यूरेंट लाइन की बात कर रहे हैं, तो शायद वो एक नेशनलिस्ट एलिमेंट जो है वो उसको अपनी तरफ विन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनका जो एक तरीका है। जिस तरह अभी भी कल भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी लोगों को सजा दी है सरेआम, तो इस तरह की सूरत हाल से नेशनलिस्ट एलिमेंट जो है पश्तून, वो तो इनके साथ नहीं जाएगा। तो वो एक अपने आप को आइसोलेशन से बचाने के लिए अपनी सर्वाइवल की भी जंग लड़ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में ट्रेड का मुझे नहीं पता कि ट्रेड सस्पेंड करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को तालिबान, अफगान तालिबान पे रिलाई करने की बजाय, क्योंकि वो भी अपने लेवल पे अपने घर में जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें कोई अपनी एक पॉलिसी ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। अब यह है कि हमारी जितनी पोलराइजेशन हो गई है, इस पे कोई दो पार्टियां आपस में बैठने को तैयार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अफगान इशू पर भी कोई पॉलिसी बना सकेंगे। अच्छा उमर, हम इस बात को डिस्कस करते रहते हैं कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सीरियस ले ही नहीं रही अफ़गानिस्तान के इशू को।
अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर एक हर सियासी जमात की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए अफ़गानिस्तान के बारे में, नहीं है किसी की, और कोई सीरियस भी नहीं ले रहा। हमारी जो तवज्जो का मरकज़ है वो कुछ और है, एजेंडा ही कुछ और है। किसी देखे ना, यहाँ पर इन कैमरा मीटिंग होती रही नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, और उसमें फौजी अफसरान आके, इंटेलिजेंस के लोग आके ब्रीफिंग्स देते रहे पार्लियामेंट को। होना तो ये चाहिए था कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा सिस्टम हो, वजारत खारजा की जो कमेटीज़ हैं, कौमी असम्बली की और सेनेट की, उसमें नहीं, लेकिन एजाज मुझे ये बताएं कि इस मामले में एक जो फ्रंट लाइन प्रोविंस है जी हाँ, वो कौन सा है? वो केपी है। खैबर पख्तूनख्वा, अब ये देखें जी हाँ, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक हुक्मरान जमात है उन्होंने कभी तालिबान पर बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की। आप जरा इमेजिन करें कि इमरान खान साहब तालिबान के ऊपर बात करें, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जो उसामा बिन लादेन है वो शहीद हैं। हाँ, वो तो नहीं, उनकी वो इमरान खान जो है वो अपने लेवल पे बड़े स्मार्ट हैं। ठीक है, उनको ये आइडिया है कि मैं तालिबान से बचा रहूं, बाकी मैं दूसरे लोग जो हैं इनके साथ में लड़ूं। ठीक बात। तो लिहाजा वो उधर क्या कर रहे हैं, उनके साथ वो एक अमन कायम रखना चाह रहे हैं, लेकिन उस अमन की कास्ट क्या है वो आप खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से पूछें। ठीक बात। जिस तरह आपने जिक्र किया है कि उनके 115 जवान शहीद हो गए, 100 नवंबर तक, नवंबर के महीने तक, हाँ, 115 जवान शहीद हो गए हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कोई अहलकार हों, आपकी क्या कैफियत होगी, आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या होगा। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलती तो इवेंचुअली क्या होगा, वो तालिबान पर छोड़ देंगे। कोई शक ही नहीं। ठीक है, तो अगर पुलिस जो है वो मुजामत अपनी ख़त्म कर देगी तो फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तालिबान का उधर कंट्रोल होता है तो फिर आगे आगे हमारी भी बारी है, हम भी सारे काबू आएंगे। ठीक बात। तो लेट्स सी कि क्या होता है। उमर मैं तो ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा CTD, सिविल इंतज़ामिया, खैबर पख्तूनख्वा में IB और जो बाकी हमारे अदारे हैं उनको पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि वो बड़ी जवामर्दी से इस सारी सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्हें जो सरकार है, उनकी जो हुकूमत है सूबाई, वो उनकी तरफ से कोई छतरी नहीं। लेकिन एक और एक छोटा सा ग्रुप वो भी है, और मुझे बड़ी फिक्र होती है जब मैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखता हूँ, वो है अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी। आप देखें ना, पाकिस्तान के 4D अफेयर के ऊपर अटैक हुआ, एक जवान ज़ख्मी हुआ, अब खुदा ने जान उसकी बचा ली। तो जो ट्रॉमा है या जो खौफ है वो एम्बेसी के अंदर बाकी अमले को, जो जिसने रोज़ाना बाहर जाना है, एम्बेसी के अंदर काम करने आना है, फिर दफ्तर घर को सोने जाना है, तो वो किस एक खौफ के जिसे कहते हैं ना कि पुलिस रात से गुजर कर वो दफ्तर और घर जाते हैं वहाँ पर। तो खुदा इन सब को खैरियत से रखे और हम नेशनल लेवल पे कोई कंसेंसस कायम करें। और नेशनल लेवल पे चीमा साहब मैं चाहूँगा कि कंसेंसस के बारे में ज़रूर बात करें कि इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर की रात को बात की, जिसके ऊपर कल मेरी और आपकी बड़ी तफसील से बात हुई है और लोगों ने आपको बड़ी यानी कि तारीफ़ें की और मेरी बड़ी जिसे कहते हैं ना खिंचाई की है कि बहुत शुक्रिया लोगों का लोगों का शुक्रिया। तो सूरत हाल ये है कि कल हमने बात की थी अपने प्रोग्राम में, मैंने पॉइंट आउट किया था कि परवेज़ इलाही साहब विजिबली खुश नहीं थे। कल हमने ये बात की थी, तो आज वो नतीजा निकल आया। परवेज़ इलाही साहब ने क्या दिया, बल्कि आज़ाद वो इस तरह लगता था कि जैसे इमरान खान जो है वो 2 वज़राए आला कोई यरगमाल बना के बैठे। ठीक बात है। हालांकि होना ये चाहिए था कि उनको भेजते कि मैं इधर ऐलान करने लगा हूँ और आप उधर असम्बली डिज़ॉल्व कर दें। ठीक बात है, ठीक बात। तो अब परवेज़ इलाही साहब ने आज कुछ मीडिया के लोगों से बातचीत की है और मीडिया के लोगों से अलग से मुलाकात की। उन्होंने कहा जी मुझे तो बहुत बुरा लगा कि जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान साहब ने बात की थी, उससे पहले हम तय कर चुके थे कि बात खिलाफ नहीं करनी। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब करेंगे तो मैं खुल के आगे करूंगा। वो आगे करेंगे नहीं, उन्होंने कर दी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये बगावत हो गई है? मैंने राब्ता करने की कोशिश की थी उनके बेटे से, मुनस इलाही साहब से, राब्ता मेरा नहीं हो सका, लेकिन आपका भी राब्ता रहता है पॉलिटिशियन से भी और इन लोगों से भी। तो आप क्या समझते हैं कि रिवोल्ट इमरान खान साहब के खिलाफ हो गई है या चौधरीज ने जो है परवेज़ इलाही साहब ने अपना रास्ता अलग करने का ऐलान कर दिया? मेरे लिए अब ये है कि इमरान खान की एक उनको धक्का मारने वाली बात रह गई है। और इमरान खान तो वो हैं कि जो अपनी पार्टी में किसी की बात नहीं सुनते। मैं आपको परसों की बात बताऊंगा कि अभी को 2 दिन पहले की बात है। इनकी पार्टी के जो सीनियर 3 लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत,
वो लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। अच्छा, इमरान खान जो है यानी कि जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो फिर ना एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने जो उस दिन बात की है, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने ना जो एक वो हैं जो एक ब्रीड है जिसको वो ट्रेन कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बिठाया हुआ था, और जो मोमर हजरात हैं, बुजुर्ग लोग हैं पार्टी में, उनको भी बिठाया हुआ था। तो उन्होंने कहा जी कि हमने जो अभी तक गेन किया है वो इसी एक जारहाना एक पॉलिसी की वजह से गेन किया है। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और आप लोग जो हैं आप हर टाइम घबराए होते हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। और मेरा तो कई दफ़ा दिल करता है, इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि आप मैं सब लोगों को बाहर ले जाऊं और आपके जो है ना आपके वो बाईपास करा के आपका दिल तब्दील करवाऊं। आपको जो है ना ताकतवर दिल की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, तो आप जो है नहीं कि आप कमज़ोर दिलों के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि साथ उन्होंने वो परवेज लाई को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी कह रहे थे। हाँ, यानी कि मुझे नहीं आइडिया कि परवेज़ लाई उसमें शामिल थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी वगैरह थे। और साथ फिर जो नौजवान भी बैठे हुए थे, जो उनकी जो एक जवान की आदत है, उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों पर उम्मीद है। तो लिहाजा खान साहब का यही होता है ना कि उनके जो लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। एक लीडर है जी, उस पर हम जो है इतफाक़ करते हैं, बाकी आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए रहते हैं। तो वो इस तरीके से उन्होंने किया है। तो अब यह है कि उनका एक बड़ा एक कंसेंसस, तो वो उस पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो लास्ट वर्ड है, और उनका कोई एक अपनी कोई छोटी सी किचन कैबिनेट होगी जिसमें वो बात भी करते हैं। तो अब यह है कि जो चौधरी बरादरान ने ना, मेरे ख्याल है कि वो जो स्ट्रेटजी इख्तियार किए हुए हैं, उससे ये लगता है कि इमरान खान ने उनको धक्का देना है और उन्होंने कहना है कि नहीं, हमने तो कहीं नहीं जाना, ताकि ये भी कहें जी कि हम तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इन्होंने हमें छोड़ा है। बाकी जो उन्होंने एक अपना फ़ायदा लेना था वो भी उन्होंने ले लिया है। डेवलपमेंट फ़ंड जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि 100 अरब से ज़्यादा उन्होंने उधर वो काम करा रहे हैं, तो वो सियासी तौर पे तो वो बेनिफिट ले रहे हैं, और इस दौरान जो है वो PDM के साथ भी निगोशिएट करेंगे। तो ये बड़ी एक ऑकवर्ड चॉइस है। मुझे अब ये देखें ना कि पाकिस्तान की सियासत किस तरह तब्दील होती है, कि कल हमें क्या लग रहा था और आज क्या लग रहा है। तो अभी भी जो है वो बात जो है जी कि जुमे को असम्बली तहलील हो जाएगी, हफ्ते को हो जाएगी, मुझे ये होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उस टाइम तक और कोई इतनी सिचुएशन डेवलप हो जानी है कि हमने किसी ये बात भूल जानी है कि असम्बली तहलील होनी थी, हम कोई इनकी आपस की जो एक कश्मकश है उस तरफ लग पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल है कि उसमें जो है अब जो है इनका कंसेंसस होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल है जो अलायंस होगा वो इसी सूरत में रहेगा जी कि जनरल बाजवा पे आपने बात नहीं करनी। देखिए, फैसल वाडा ने इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ बात का आगाज़ किया था। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। परवेज़ लाई ने अब इमरान खान साहब के खिलाफ खुली बात कर दी है। अब देखना यह है कि और लोग कौन कौन से इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं पब्लिकली आकर। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तरफ दहशत गर्दी का पाकिस्तान को सामना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दी जा रही है, सूबाई हुकूमतें वो ख़त्म करने की बात की जा रही है, और जो कौमी इशूज़ हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं है हमारी बदकिस्मती से इन इशूज़ के ऊपर। और एजाज ये जो बात है ना कि आजकल हो रही है जी कि इलेक्शन होंगे तो चीज़ें ठीक होनी है, ये आप मेरे से लिख लें, आज इलेक्शन हो जाए चीज़ें को नहीं ठीक होनी। बिल्कुल, इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो इस तरह ख़त्म होने वाला नहीं है कि अगर ये समझते हैं कि इनके पास, आप पूछे ना इमरान खान को, बंदा ये कहे जी कि आप बताएं कि आपके पास के इकानमी का प्लान क्या है, कोई प्लान नहीं है। तो अब वो असल में महंगाई चूंकि लोगों को काफ़ी हर्ट कर रही है, ये बात दुरुस्त है, और इसके साथ वो खेल रहे हैं। हालांकि इलेक्शन के बाद भी लोगों ने इसी तरह पे गुजारा करना है जिस पे वो कर रहे हैं, और मुमकिन है कि महंगाई और बढ़े। अभी तो इस आगदार पे ये इल्जाम जो दहशतगर्दी का जो अफरियत है ना चीमा साहब, इसने हमें बड़ा ख़राब किया है और हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। और हमारी जो अब एक और तवज्जो लग पड़ी है वो इंडिया की तरफ लग पड़ी है कि इंस्टेड के हम उस मामले को नीचे रखें, हम उसको भी यार इंडिया वाले भी कोई इतने सीधे लोग नहीं, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात। वो जो उधर मोदी साहब बैठे हुए हैं वो कौन सा कोई एक मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। कोई शक ही नहीं है कि वो सीधे नहीं है, उनके अपनी तरजीहात है। लेकिन कहने का मतलब हमने अपनी चीज़ों, हमने अपना घर पहले ठीक करें ना, इस तरह से ठीक करें कि हम जो जहाँ पर असल तवज्जो देने की ज़रूरत है उसको तवज्जो दें, चीज़ों को ठीक करें और उनके साथ भी हम इंगेज करें उनको, इंस्टेड के हम उनको कहें कि हम आपको एटम बम मार देंगे और वो कहें हम आपको एटम बम। अब ये ना हमारे पास जो है, अब ये कहें सूरत हाल क्या है, एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ हिंदुत्वा जी, यानी कि जो हिंदू इंतहा पसंद है उनके साथ हमारा मुकाबला है, और तीसरी तरफ जो एक सियासी इंतहा पसंद है उनके साथ मुकाबला है।
तो ये बड़ी एक बड़ी अजीब सी ट्रिकी सूरत हाल है। हाँ। तो चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना, हमने मालूमात आपको दी हैं क्या बनू में सूरत हाल हुई और क्या इमरान खान साहब ने अपने लीडरों को कहा। तो उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे।